जय हिंद। गुप्तास और वाकाटाकास के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया या फिर पोस्ट गुप्ता एज के दौरान कहानी क्या रही, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर के बारे में। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के पास में एक जगह देखने को मिलती है थानेसर। थानेसर में इमरजेंस देखने को मिला पुष्यभूति डायनेस्टी का। ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसको वर्धन डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। पुष्यभूति डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलते हैं द वेरी पावरफुल हर्षवर्धन। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो ये जो टर्म है अर्ली मेडिवल, ये टर्म अर्ली मेडिवल ट्रांजिशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। एंशिएंट पीरियड और मेडिवल पीरियड के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिलता है, उसी ट्रांजिशन पीरियड को क्या बुलाया जाता है? अर्ली मेडिवल बुलाया जाता है। अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म देखने को मिलता था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता था, और रीजनल लेवल पे वेरियस स्टेट्स और वेरियस पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिलता था। अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म देखने को मिलता था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता था, और रीजनल लेवल पे वेरियस स्टेट्स और वेरियस पॉलिटिकल पावर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता था। अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान साउथ इंडिया के अंदर जो किंग्स देखने को मिलते थे, जो राजा देखने को मिलते थे, उनका रोल बेहद डिमिनिश हो गया था। ये जो राजा हुआ करता था, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल हेड के तौर पे एग्जिस्ट किया करता था। ये जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, लगभग 600 सी से लेकर 1200 सी के बीच में, इस अर्ली मेडिवल पीरियड को मोटा मोटा दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। हालांकि ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, समझने के लिए ये जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, इस अर्ली मेडिवल पीरियड को मोटा मोटा दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन से दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है? एक बात की जाती है 600 सी से लेकर 750 सी तक। एक बात की जाती है 600 सी से लेकर 750 सी तक, और दूसरा बात की जाती है 750 सी से लेकर 1200 सी तक। दूसरा बात की जाती है 750 सी से लेकर 1200 सी तक। अगर बात करें नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर 600 सी से लेकर 750 सी तक इमरजेंस देखने को मिला दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स का। कौन कौन सी दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिला? एक इमरजेंस देखने को मिला पुष्यभूतिज का, और ये जो पुष्यभूतिज का इमरजेंस है, ये देखने को मिला थानेसर में। और दूसरा इमरजेंस देखने को मिला मौकरीज का, और ये जो मौकरीज का इमरजेंस है, ये देखने को मिला कन्नौज में। 600 सी से लेकर 750 सी के बीच में नॉर्थ इंडिया के अंदर दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिला। कौन कौन सी दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिला? एक इमरजेंस देखने को मिला पुष्यभूतिज का, और दूसरा इमरजेंस देखने को मिला मौकरीज का। अगर बात करें 750 सी से लेकर 1200 सी तक, तो ये जो टाइम पीरियड है, इसको फर्दर दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन से दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है? एक बात की जाती है 750 सी से लेकर 1000 सी तक। एक बात की जाती है 750 सी से लेकर 1000 सी तक, और दूसरा बात की जाती है 1000 सी से लेकर 1200 सी तक। 750 सी से लेकर 1000 सी के बीच में नॉर्थ इंडिया के अंदर तीन मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिला। कौन कौन सी तीन मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिला? एक इमरजेंस देखने को मिला प्रतिहार्स का, दूसरा इमरजेंस देखने को मिला पालास का, और तीसरा इमरजेंस देखने को मिला राष्ट्रकूटास का। और अगर बात करें 1000 सी से लेकर 1200 सी तक, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इस टाइम फेज के दौरान कई सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें साउथ इंडिया के बारे में, तो साउथ इंडिया के अंदर 600 सी से लेकर 750 सी तक
3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। कौन कौन सी 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला? एक इमर्जेंस देखने को मिला पल्लव्स का इमर्जेंस देखने को मिला कांची में। दूसरा इमर्जेंस देखने को मिला चालुक्यास का इमर्जेंस देखने को मिला बादामी में। और तीसरा इमर्जेंस देखने को मिला पांड्यास का, और पांड्यास का इमर्जेंस देखने को मिला मदुरई में। और अगर बात करें लगभग 850 सी से लेकर 1200 सी तक, तो साउथ इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान डोमिनेंस देखने को मिलेगा चोलास का। इन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर एक एक करके इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर है अर्ली मेडिवल इंडिया का, ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर होपफुली आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो अर्ली मेडिवल इंडिया था, इसकी बेसिक कहानी क्या थी वो तो होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर के बारे में। ये जो पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर हुआ करते थे, इनकी कहानी क्या रही? देखो, इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होगा, जब गुप्ता एम्पायर खत्म होगा, तो ये जो नर्दर्न इंडिया है, इस नर्दर्न इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। प्रोमिनेंट किंगडम्स की अगर बात करें तो कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा व्हाइट हुन्स का। कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर कौन अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेगा? व्हाइट हुन्स अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे। और नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के अंदर गुप्तास के कई सारे फ्यूडटरीज का, गुप्तास के कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर कौन अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेगा? व्हाइट हुन्स अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे। और नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के ऊपर गुप्तास के कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। ये जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया है, इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट फैमिली, या फिर ये कहें कि एक बेहद इंपॉर्टेंट पावर का इमर्जेंस देखने को मिला। और ये जो बेहद इंपॉर्टेंट पावर का इमर्जेंस देखने को मिला, इनको बुलाया जाता था पुष्यभूतिज। क्या बुलाया जाता था? पुष्यभूतिज बुलाया जाता था। और ये जो पुष्यभूतिज हैं, इन्होंने स्टैब्लिश किया पुष्यभूति डायनेस्टी को, या फिर इस पुष्यभूति डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। सवाल आता है कि ये पुष्यभूतिज कौन हुआ करते थे? ये जो पुष्यभूतिज हैं, ये गुप्तास के फ्यूडटरीज हुआ करते थे। ये गुप्तास के एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये जो पुष्यभूतिज हैं, इन्होंने थानेसर को अपनी कैपिटल बनाया। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के पास में एक जगह देखने को मिलती है थानेसर। थानेसर को कैपिटल बनाया पुष्यभूतिज ने। ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसकी जानकारी हमें 2 मेजर सोर्सेस से मिलती है। कौन कौन से 2 मेजर सोर्सेस से मिलती है? एक तो हमें जानकारी मिलती है हर्षचरित से। किससे मिलती है? हर्षचरित से। हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। और ये जो बायोग्राफी है, इसको किसने लिखा है? हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट बाना भट्ट ने लिखा है। तो एक तो हमें जानकारी मिलती है हर्षचरित से, और दूसरा हमें जानकारी मिलती है हुएन सेंग के ट्रेवल लॉग से। हुएन सेंग जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर हुआ करते थे, उनके जो ट्रेवल लॉग्स हैं, उन ट्रेवल लॉग से भी हमें पुष्यभूति डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसके पहले 3 राजाओं के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो पुष्यभूतिज हैं, ये बेसिकली, ये ओरिजिनली गुप्तास के फ्यूडटरीज हुआ करते थे। पुष्यभूतिज ने थानेसर को अपनी कैपिटल बनाया। ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसकी जानकारी 2 मेजर सोर्सेस से मिलती है। कौन कौन से? एक हर्षचरित्र और दूसरा हुएन सेंग के ट्रेवल लॉग्स।
ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसके पहले 3 राजाओं के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। इस पुष्यभूति डायनेस्टी के चौथे राजा हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है वो इस डायनेस्टी के 4th किंग हुए और प्रभाकर वर्धन ने ट्रू सेंस में ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है इसकी फाउंडेशन रखी। एक्चुअल फाउंडेशन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी किसने रखी? प्रभाकर वर्धन ने रखी। प्रभाकर वर्धन जो है वो इस डायनेस्टी के चौथे राजा हुए। ये जो प्रभाकर वर्धन है इन्होंने हुन्स को हराया। हुन्स को इन्होंने हराया और हुन्स को हराने के बाद पंजाब और हरियाणा वाले रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। ये जो प्रभाकर वर्धन है इनके मैरिज अलायंसेस हुआ करते थे कन्नौज के मौखरीज के साथ में। कन्नौज जो कि नेबरिंग किंगडम हुआ करता था, कन्नौज में रूल हुआ करता था मौखरीज का, और मौखरीज के साथ में प्रभाकर वर्धन के मैरिज अलायंसेस हुआ करते थे। बेसिकली प्रभाकर वर्धन की एक बेटी थी राज्यश्री और इनका नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी एक मौखरी रूलर ग्रहवर्मन से करवाई थी। किससे करवाई थी? ग्रहवर्मन से करवाई थी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये जो प्रभाकर वर्धन है वो इस डायनेस्टी के 4th किंग हुए, चौथे राजा हुए। लेकिन हाँ, प्रभाकर वर्धन ने ट्रू सेंस में फाउंडेशन रखी इस पुष्यभूति डायनेस्टी की। ये जो प्रभाकर वर्धन है इन्होंने हुन्स को हराया और हुन्स को हराने के बाद पंजाब और हरियाणा वाले रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। ये जो प्रभाकर वर्धन है इनके मैरिज अलायंसेस हुआ करते थे मौखरीज ऑफ कन्नौज के साथ में। बेसिकली इनकी एक बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री की शादी इन्होंने मौखरी रूलर ग्रहवर्मन से की थी। प्रभाकर वर्धन के बाद में पावर में आए राज्यवर्धन, और ये जो राज्यवर्धन है ये प्रभाकर वर्धन के बेटे हुआ करते थे और सक्सेसर भी बने। ये जो राज्यवर्धन है ये अपने किंगडम का जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस को किसको पकड़ा देंगे? हर्षवर्धन को पकड़ा देंगे। हर्षवर्धन जो कि राज्यवर्धन के भाई हुआ करते थे, और खुद राज्यवर्धन जो है वो चले जाएंगे कैंपेन पे अगेंस्ट द रूलर ऑफ मालवा। मालवा के रूलर हुआ करते थे देवगुप्त, और एक गॉड किंग हुआ करते थे शशांक। तो देवगुप्त और शशांक के अगेंस्ट में ये जो राज्यवर्धन है ये कैंपेन करने के लिए चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज देवगुप्त और शशांक ने इनकी बहन राज्यश्री को कैप्चर कर लिया था। राज्यश्री को कैप्चर कर लिया था, और जो मौखरी किंग हुआ करते थे ग्रहवर्मन जो कि हस्बैंड थे राज्यश्री के, उनको मार दिया था। तो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए ये जो राज्यवर्धन है ये देवगुप्त और शशांक को अटैक करेंगे, और इस टाइम पीरियड के दौरान जो गवर्नेंस है वो किसके हाथ में होगी? वो हर्षवर्धन के हाथ में होगी। हालांकि ये जो राज्यवर्धन है ये मालवा आर्मी को हरा देंगे और देवगुप्त को मार देंगे, लेकिन इनको शशांक जो है वो धोखे से मार देंगे। देवगुप्त को ये मार देंगे, मालवा आर्मी को ये हरा देंगे, लेकिन शशांक जो है जो कि एक गॉड किंग थे वो इनको धोखे से मार देंगे। ये वही शशांक हैं जो कि बोधि ट्री को काटेंगे। ये वही शशांक हैं जो कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे। जब राज्यवर्धन को मार दिया जाएगा तो फिर हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पे बैठेंगे, और ये जो हर्षवर्धन हुआ करते थे जब ये गद्दी पे बैठे तब ये सिर्फ 16 साल के हुआ करते थे। ये जो हर्षवर्धन है ही इज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन को लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो हर्षवर्धन है ये ओरिजिनली शैवियाइट हुआ करते थे, भगवान शिव की भक्ति किया करते थे, लेकिन हाँ ये बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करेंगे। कुछ टेक्स्ट तो ऐसा भी कहते हैं कि आगे जाके ये जो हर्षवर्धन है ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट हाँ ये हमें फॉर श्योर पता है कि ओरिजिनली ये शैवियाइट हुआ करते थे और ये बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करेंगे। हर्षवर्धन इज नोन एज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। ये जो हर्षवर्धन है इनको शक्ल उत्तरपथ नाथ भी बुलाया जाता है। शक्ल उत्तरपथ नाथ, या फिर इनको लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी बुलाया जाता है। हर्षवर्धन को लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी बुलाया जाता है। ये जो हर्षवर्धन है ये शशांक को हराएंगे, अपनी बहन को रिलीज करवाएंगे
और कन्नौज का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। शशांक को हराने के बाद कन्नौज का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स का भी कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। ये जो हर्षवर्धन है, इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को एक बार फिर से यूनाइट किया, ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया। इनफैक्ट 5 रीजन्स, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला, ये पांचों रीजन्स किसके अंडर में हुआ करते थे? हर्षवर्धन के अंडर में हुआ करते थे। और इससे आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि हर्षवर्धन का जो किंगडम था वो कितना लंबा चौड़ा था। एक तरफ पंजाब है, फिर कन्नौज है, फिर बंगाल है, फिर नीचे कहीं उड़ीसा है और बीच में कहीं मिथिला है। इतने लंबे चौड़े किंगडम के ऊपर कंट्रोल किसका होता था? हर्षवर्धन का होता था। हर्षवर्धन ने एक टाइटल अज्यूम किया शिलादित्य का। शिलादित्य का टाइटल किसने अज्यूम किया? हर्षवर्धन ने अज्यूम किया। एक 9 सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस देखने मिलते हैं। ये जो 9 सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके ऊपर बताया गया है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी किंग ध्रुवसेन सेकंड को हराया था। हर्षवर्धन ने वल्लभी किंग ध्रुवसेन सेकंड को हराया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हीं पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को टाइटल दिया था शक्ल उत्तरपथ नाथ का, या फिर लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ का टाइटल हर्षवर्धन को किसने दिया था? इन्हीं पुलकेशिन सेकंड ने दिया था। ओरिजिनली हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करती थी थानेसर, लेकिन लेटर ऑन ये अपनी कैपिटल को कहां पे शिफ्ट करेंगे? कन्नौज में शिफ्ट करेंगे। जो नर्मदा रिवर है आज की हमारी, वो हर्षवर्धन के एम्पायर की सदर्न बाउंड्री को फॉर्म किया करती थी। आप सोच सकते हो कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर हुआ करता था वो बेहद लंबा चौड़ा हुआ करता था। बहुत सारे सबऑर्डिनेट रूलर्स जो हैं वो हर्षा एरा को अडॉप्ट करेंगे। हर्षा एरा जिसकी शुरुआत देखने को मिलती है 606 सी से। बेसिकली 606 सी में हर्षवर्धन का राज तिलक किया गया था और वहीं से शुरुआत देखने को मिलती है हर्षा एरा की। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, ये जो हर्षवर्धन है, एक तो ही इज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। ये जो हर्षवर्धन है ये ओरिजिनली शैवियाइट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर्षवर्धन को शक्ल उत्तरपथ नाथ भी बुलाया जाता है, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी बुलाया जाता है, और ये टाइटल इनको किसने दिया था? पुलकेशिन सेकंड ने दिया था। हर्षवर्धन ने शशांक को हराया और शशांक को हराने के बाद कन्नौज और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को हर्षवर्धन ने यूनाइट किया। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला, इन पांचों रीजन्स पे किसका कंट्रोल हुआ करता था? हर्षवर्धन का हुआ करता था। हर्षवर्धन ने एक टाइटल अज्यूम किया शिलादित्य का। जो 9 सासी प्लेट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो बताती है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी किंग ध्रुवसेन सेकंड को हराया था। ओरिजिनली हर्षवर्धन की कैपिटल कहां पे होती थी? थानेसर में होती थी, लेकिन लेटर ऑन ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे। कहां पे शिफ्ट करेंगे? कन्नौज में शिफ्ट करेंगे। बहुत सारे सबऑर्डिनेट रूलर्स ने उस दौर में हर्षा एरा को अडॉप्ट किया था। इनफैक्ट इन्हीं हर्षवर्धन के रेन के दौरान ह्वेन सेंग जो है वो इंडिया को विजिट करेंगे। ये जो ह्वेन सेंग है इनको प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स भी बुलाया जाता है। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स किसे बुलाया जाता है? ह्वेन सेंग को बुलाया जाता है। ये जो ह्वेन सेंग है इन्होंने सी यू की नाम की एक किताब भी लिखी, या फिर ये कहें कि सी यू की नाम का एक टेक्स्ट भी लिखा। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स किसे बुलाया जाता है? ह्वेन सेंग को बुलाया जाता है। ये जो ह्वेन सेंग है इनकी हर्षवर्धन के साथ में दोस्ती हो गई थी, और ये जो ह्वेन सेंग के ट्रेवल रिकॉर्ड्स हैं ये जानकारी देते हैं कि 643 सी के अंदर कन्नौज में एक ग्रैंड असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको आमतौर पे हम कन्नौज असेंबली भी बोल देते हैं। और ये जो कन्नौज असेंबली हुई इसमें हिंदुइज्म का भी रिप्रेजेंटेशन था, बुद्धिज्म का भी रिप्रेजेंटेशन था और जैनिज्म का भी रिप्रेजेंटेशन था। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हर्षवर्धन जो है वो एक टॉलरेंट किंग हुआ करते थे। हर्षवर्धन ने प्रयाग में, जो इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज ही है, वहां पे प्रयाग में सोलमन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। बेसिकली महामोक्ष परिषद को ऑर्गेनाइज किया था। ये जो महामोक्ष परिषद है इसको हर 5वें साल में ऑर्गेनाइज किया जाता था। ये जो महामोक्ष परिषद है इसमें बुद्धा की इमेजेस देखने को मिलती थी, सन की इमेजेस देखने को मिलती थी और भगवान शिव की इमेजेस देखने को मिलती थी।
ये जो महामोक्ष परिषद है इसमें चैरिटी वर्क्स को अंडरटेक किया जाता था बाय हर्षवर्धन। ये जो महामोक्ष परिषद है इसको प्रयाग परिषद भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? प्रयाग परिषद भी बुलाया जाता है। हर्षा जो है वो खुद बड़े लंबे चौड़े तगड़े सपोर्टर थे आर्ट के। हर्षवर्धन ने खुद 3 ड्रामाज लिखे। कौन कौन से 3 ड्रामाज लिखे? एक इन्होंने लिखा प्रिया दर्शिका को, दूसरा इन्होंने लिखा रत्नावली को, और तीसरा इन्होंने लिखा नागनंदा को। 3 ड्रामाज को हर्षवर्धन ने लिखा। कौन कौन से? एक प्रिया दर्शिका को, दूसरा रत्नावली को, और तीसरा नागनंदा को। ये जो हर्षवर्धन है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने खुद 2 इंस्क्रिप्शंस को कंपोज किया था। कौन कौन से 2 इंस्क्रिप्शंस? एक देखने को मिलता है मधुबन में और दूसरा देखने को मिलता है बांसखेड़ा में। एक मधुबन वाला इंस्क्रिप्शन और दूसरा बांसखेड़ा वाला जो इंस्क्रिप्शन है ऐसा माना जाता है कि उसको खुद हर्षवर्धन ने कंपोज किया था। ये जो हर्ष चरित्र है बाना भट्ट की उसमें बताया गया है कि ये जो हर्षवर्धन है ये बहुत अच्छे फ्लूट प्लेयर भी हुआ करते थे। हर्षवर्धन ने नालंदा के अंदर एक लंबी चौड़ी मोनेस्ट्री को भी स्टैब्लिश किया। हर्षवर्धन के कोर्ट में बाना भट्ट देखने को मिलते थे। बाना भट्ट इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे। और बाना भट्ट ने एक तो हर्ष चरित को लिखा और दूसरा पार्वती परिणय को लिखा। पार्वती परिणय और हर्ष चरित दोनों को किसने लिखा? बाना भट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन के कोर्ट में एक मयूर देखने को मिलते थे। ये जो मयूर हैं इन्होंने मयूर शतका को लिखा। किसको लिखा? मयूर शतका को लिखा। इनके अलावा एक भारत हरि हुआ करते थे। ये जो भारत हरि हैं इन्होंने वाकपद्या को लिखा। किसको लिखा? वाकपद्या को लिखा। और भारत हरि के अलावा एक मतांग दिवाकर हुआ करते थे। ये चारों लोग हर्षवर्धन के कोर्ट में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट हर्षवर्धन के चाइनीज लोगों के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी देखने को मिलते थे। उस दौर में जो चाइना के एम्परर हुआ करते थे वो होते थे टेंग। और टेंग ने हर्षवर्धन के कोर्ट में 3 एम्बेसीज को भेजा था। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि चाइनीज के साथ में हर्षवर्धन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे। हर्षवर्धन अपने आप में बेहद पावरफुल रूलर हुआ करते थे। लेकिन हाँ, व्हेन हर्षवर्धन विल पास अवे तो एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन का पीरियड देखने मिलेगा। बहुत सारे पावर्स जो हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए आपस में लड़ेंगे। वो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी उस सब के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इन सभी छोटी छोटी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते चलना, इनफ रिवीजन करना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।